इस वक्त की वाकई सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए, जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक डोडा ईस्ट के उन पर पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें बदरवा या फिर जो कठुआ है वो शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये इस वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर है। और इतिहास में या हम तारीख अगर दोहराएं तो तारीख में पहले ऐसा वाकया जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि हम अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरी में बदलने के बाद जम्मू कश्मीर के उस वक्त हमने देखा कि पीएसए के चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिले। लेकिन अब अगर हम बात करें तो एक सीटिंग एमएलए यानी कि महराज मलिक के पर जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मेरे साथ स्ट्रेट और यही पहले ही आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रेट लाइन को कंफर्म करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और ये बताया गया है कि महराज मलिक को इस वक्त पीएसए के तहत बुक कर लिया गया है। मेरे साथ स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं। सर, जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से महराज मलिक पर पीएसए जो है वो लगाया गया है, उन्हें बुक कर लिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं इस सबको? देखिए, सबसे पहले तो ये कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एडिशनल एसपी बदरवा जो है वो बदरवा की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन अगर मेरी इत्तलात दुरुस्त है तो महराज मलिक को आज रात को कठुआ जेल शिफ्ट किया जा सकता है। और इस बात की पुष्टि डोडा से तो नहीं हो पाई, लेकिन इस बात की पुष्टि श्रीनगर से और जम्मू में जो आला अधिकारी बैठे हैं उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है कि बहुत हाईएस्ट लेवल पर महराज मलिक के केस को देखा गया। और उस हाईएस्ट लेवल पर इस केस को देखने के बाद जो है हुकूमत ने यह तय किया कि ऑलरेडी महराज मलिक के ऊपर 24 एफआईआर लगे हुए हैं। और कल जिस तरीके के हालात डोडा में बने और उसके बाद जो आज सुबह डोडा में हालात बने कि डोडा में सुबह सरकारी मुलाजिम सड़कों के ऊपर थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी जो है वो महराज मलिक ने डीसी डोडा को लेकर की, और उसके बाद जो ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर बहुत सारी थी, तो उन सभी का जो ये वो मैं जानकारी दे रहा हूं जो आधिकारिक ऑफिशियल कंफर्मेशन कहते हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात की हो चुकी है कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगा दिया है। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के बाद अब उन्हें या तो बदरवा जेल या फिर उन्हें कठुआ जेल शिफ्ट किया जा सकता है, इसकी कंफर्मेशन हो गई है। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 5 अगस्त 2019 के नतीजे में जो लोग गिरफ्तार हुए उन पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा था। लेकिन वो खुसूसी हालात थे। उन खुसूसी हालात में जब केंद्र सरकार ने बाजाब्ता एनआईए की एक लीगल टीम वहां बिठाई हुई थी और जिस लीगल टीम की मदद से वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लोगों पर लगाए गए थे और लंबे वक्त तक लोग जो है कैदोबंद में रहे उस वक्त। लेकिन असेंबली बनने के बाद और असेंबली बनने के बाद तवक्का नहीं थी किसी को कि किसी सिटिंग एमएलए के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगेगा। तो ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली बनने के बाद पहले एमएलए महराज मलिक बने हैं जिनके ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है। और उसके बाद बदरवा में हल्का सा छोटा सा एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, माफ कीजिएगा डिटेन किए गए हैं, गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। और उसके बाद उनके इलाके से भी खबर यह आ रही है कि हल्का फुल्का एक दो जगह हो सकता है कोई प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन कोई खास किसी जगह कोई एक्टिविटी हुई हो ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद यह भी देखने को मिला कि महराज मलिक ने जो लाइव किया और उसमें जो कुछ उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह को लेकर कहा, पुंछ से लोगों ने उसकी मजम्मत की है। बदरवा में कल उसको लेकर प्रदर्शन हुए। जम्मू में बहुत सारे समाज सेवक है जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर इसकी जबरदस्त निंदा की है, भर्त्सना की है और कहा है कि आप एमएलए हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई शब्दावली का इस्तेमाल डिप्टी कमिश्नर के लिए नहीं करना चाहिए था। इससे आप डिप्टी कमिश्नर के इंस्टीट्यूशन को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और जब आप डिप्टी कमिश्नर को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे आम लोगों के बीच में जो डिप्टी कमिश्नर की छवि है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, तो जब आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और इसके नतीजे में जब इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिम बाहर निकलकर हंगामा करते हैं, तो उस हंगामे के नतीजे में हुकूमत ने यह फैसला लिया और फैसला लेकर जो है उन्होंने महराज सरकारी मुलाजमीन ने जिस तरीके से एहतजाज किया और उस एहतजाज को आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो एफआईआर लग जाती है,
आपके हाथ में कानून है, आप कानून के की तरफ से जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज जिनके वर्किंग आवर्स चल रहे थे, वो वर्किंग आवर्स में जो है प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। देखें, जहां तक सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक है, वो क्यों निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्होंने क्या छुट्टी रखी थी, हाफ डे लीव ली हुई थी, ये सारी चीजें तो वो है जिनका, देखिए जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा वो सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए होने जा रहा है क्योंकि महराज मलिक के मद्दाहों में, फैंस में, उनका उनको मानने वालों में, या उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के जो बड़े जो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को अप्रिशिएट करते हैं, उसमें बड़ी तादाद वकला हजरात की है। और ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, मेरी अपनी जो रीडिंग ऑफ द सिचुएशन है, आसान काम नहीं है। आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट तो लगा दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई वकील ऐसे हैं, बड़े मतलब काबिल लायक वकील, जिनका वो कहते हैं जिनकी तूती बोलती है, जिनका जिनका जब वो कोर्ट में खड़े होते हैं तो जज साहिबान को भी उनका आर्गुमेंट सुनने में मजा आता है। इस तरह के कई वो वकला साहिबान हैं जिनसे मेरी भी बात हुई पीएससी के इस खबर के बाद। उन्होंने कहा जी कि हम तो इसको चैलेंज करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि देखें, महराज मलिक की जुबान से आपको तकलीफ हो सकती है, उनके लहजे से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस वक्त से गुजर रहे हैं, इस वक्त में लोग इस बात पे कम ध्यान देते हैं कि किसी आदमी ने आपके लिए काम कितना किया, इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि किसी आदमी ने शोर कितना किया। और उसके बाद जिस तरीके से महराज मलिक ने अलग अलग मुद्दों के ऊपर जबरदस्त हंगामे किए, जबरदस्त तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं एजिटेट किया उन मुद्दों को लेकर, तरीका गलत हो या सही हो, जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत नहीं कर सकते आप। डिप्टी कमिश्नर डोडा हो, कोई भी हो, कोई भी सरकारी मुलाजिम कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठता कि उसको क्या कहते हैं पब्लिक में रहने वाला एक आदमी एमएलए गाली दे। इट डजंट बिहेव योर इंस्टीट्यूशन। और सेकेंडली, मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर काम करने के लिए आया, मैं पत्रकार हूं, इंडिविजुअल हूं, इसमें मेरे माँ बाप का क्या कसूर, इसमें मेरे बहन भाइयों का क्या कसूर। आप एक पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपने चुना है ये प्रोफेशन, आपके पिताजी ने आपको नहीं कहा पत्रकार बनने के लिए, आपका शौक था, आप बनी, तो आप उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह ठीक है, अच्छा आप पत्रकार बने। तो आप एज एन एमएलए परिवार को टारगेट करना, पिता को लेकर बात करना, और दल्ला दलाल इस तरह की लैंग्वेज एक डिप्टी कमिश्नर के लिए इस्तेमाल करना, ये गलत है, ये नहीं कर सकते आप। आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, ये एक वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। अगर डिप्टी कमिश्नर ने कोई फैसला लिया, आप उस फैसले के मुखालिफ हैं, मुखालफत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लोगों के साथ धरना दीजिए, बैठ जाइए सड़क के ऊपर, भाई डेमोक्रेसी में आपको हक है ना धरना देने का। लेकिन जब आप दल्ला दलाल, मतलब पिता को, उसके बाद माँ को, बच्चों को, उनको बीच में ड्रैग करें, इट डजंट, मतलब ये एक एमएलए के इंस्टीट्यूशन के लिए, या एक एमएलए के, मतलब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में का आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट का देश है, ये बात से बात होती है, मतलब आपने कुछ कहा मैं भी कुछ कहूंगा, और आर्गुमेंट इस स्तर का होना चाहिए कि आप कहें, सुनने वाले को लगे नहीं इसने मेरी मुखालफत की है, पर मुझे इसकी जुबान बहुत पसंद है, जिस अंदाज में इसने मुखालफत की है मुझे ये अंदाज बहुत पसंद है। लेकिन जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया वो ठीक नहीं है। जिला के कमिश्नर हैं वो, आप जिला के एमएलए हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर ने आपको लेकर पब्लिक में कहीं पर इस तरह की कोई शब्दावली का प्रयोग किया हो, तो हम आपके हक में खड़े हो जाएंगे कि जनाब ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना एमएलए के लिए ठीक बात नहीं है। उसके बाद सब सेंटर का मामला था, आप एमएलए हैं, आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, आप एमएलए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं, आप एमएलए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी से मिल सकते हैं, आप वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है, बड़ा मुहज्जिब तरीके से भी आप अपनी बात रख सकते हैं, और रखनी भी चाहिए। यानी कि एक चोरी का इल्जाम लगाया गया कि एक सब सेंटर से कुछ सामान जो है वो दूसरे सब सेंटर में शिफ्ट किया गया। चलिए वो उसको मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की चालाकियां हैं, मैं उन एडमिनिस्ट्रेशन की चालाकियों को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। एमएलए सामान चोरी करेगा, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। वो ठीक है, सब सेंटर कहीं शिफ्ट, असल मामला ये था, एक सब सेंटर की शिफ्ट होने का मामला था। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जिस घर में सब सेंटर को शिफ्ट करना चाहती थी, वो थोड़ा मैं डिटेल में, ताकि लोगों को पता ही नहीं मामला क्या है। मामला असल में ये है जी कि एक सब सेंटर केंचा गांव एक है, ये मामला केंचा गांव का है। अब केंचा गांव में मामला ये था कि एक सब सेंटर था, उस सब सेंटर को शिफ्ट करना था। वो सब सेंटर ऑलरेडी जिस बिल्डिंग में था वो डिलेपिडेटेड बिल्डिंग थी, उसकी हालत बहुत खस्ता थी, और पिछले दिनों फिर वो बिल्डिंग गिर गई। जब बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद ये तय किया गया जी यहां से अब सामान शिफ्ट करिए।
तो बीएमओ साहब को कहा गया, उन्होंने कहा जी ठीक है जैसे सर, और उसके बाद बाज़ाब्ता कमेटी बनी। कमेटी ने फैसला किया कि हमको सब सेंटर कहां शिफ्ट करना है। अब वो कमेटी के फैसले की बाज़ाब्ता कॉपी जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अब जब कमेटी ने फैसला कर लिया कि हमने फला बिल्डिंग में शिफ्ट करना है सब सेंटर, और इसलिए शिफ्ट करना है क्योंकि वो बिल्डिंग बड़ी बेहतरीन है, उसका मेकअप बड़ा अच्छा है, उसका डेकअप बड़ा अच्छा है, वहां इसको शिफ्ट करेंगे। एमएलए साहब ने कहा कि नहीं जी वहां शिफ्ट नहीं करनी आपने बिल्डिंग, आप सब सेंटर वहां शिफ्ट नहीं करेंगे, आप सब सेंटर एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा वही करेंगे। तो उसके बाद जब उस बिल्डिंग से, उस डिलेपिटेटेड बिल्डिंग से सामान उठाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सामान एक नई बिल्डिंग में ले जाना उन्होंने शुरू किया, तो बकौल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत क्या सही है ये तो एमएलए जानते होंगे, वहां के लोग बकौल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि जनाब एमएलए साहब वहां आए, उन्होंने कुछ सामान उठाया और उस बिल्डिंग में ले गए जिस बिल्डिंग में वो चाहते थे कि सब सेंटर शिफ्ट हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको किया, उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि सामान आपने उठाया है, हम कमेटी का फैसला उसमें है कि भाई इस बिल्डिंग में जाएगा, आप जबरदस्ती सामान ले गए किसी और बिल्डिंग में, ठीक है, तो आपने चोरी की। तो फिर उसके बाद उनके ऊपर चोरी की एफआईआर लगी, क्योंकि कोई और एफआईआर शायद बनती नहीं होगी, तो ये एफआईआर लगाई गई उनके ऊपर। अब ये सारा मामला है। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कमेटी का कोई फैसला था, आपको वो सही नहीं लगा, और ठीक है किसी और बिल्डिंग में सब सेंटर शिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद आपके पास रास्ता ये था कि आप, अगर डिप्टी कमिश्नर आपकी बात नहीं सुनते तो आप डेवकॉम के पास जा सकते थे, वो आपकी बात नहीं सुनते तो हेल्थ सेक्रेटरी के पास आप जा सकते थे, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो मुख्यमंत्री को कह सकते थे, अगर मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते तो एलजी को। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस तो हैं, बिकॉज दैट इज हाउ यू ऑपरेट एज एन इंस्टीट्यूशन। और एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को यह भी समझना होगा, आप एमएलए, आप सिर्फ एमएलए नहीं है, आप एक इंस्टीट्यूशन है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यू आर एन इंस्टीट्यूशन। जब इंस्टीट्यूशन कैसे हैं वो, आप इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि आपके पास 4 करोड़ रुपया सीडीएफ है, आपको इख्तियार है कि आप एक चिट्ठी लिखकर कह सकते हैं कि जनाब फला जगह 20 लाख रुपया लगाकर, 50 लाख रुपया लगाकर एक बिल्डिंग तैयार करिए, सब सेंटर वहां शिफ्ट करेंगे। यू हैव दोस पावर्स, आपके पास 4 करोड़, खर्च करिए ना। तो आप एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन तो तवक्का ये है कि आप मिसाली काम करें। मिसाली काम ये कि आपके काम को देखकर लोग कहें कि जनाब एमएलए साहब का काम बड़ा कमाल है, बाकमाल है। और सबसे बड़ा कमाल ये भी है, बिकॉज मैं अब इस रिपोर्टिंग के फील्ड में 20 साल से हूं, बहुत सारे लोग मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई वीडियोस में आकर कोई कहता है डड्डू, किसी ने एक बार मुझे डड्डू कहा, कोई ये कहा, उसने कहा ब्लैकमेलर, किसी ने कुछ और कहा। आपने मुझे कभी रिएक्ट करते हुए नहीं देखा होगा, आपने मुझे कभी वो गाली गलौज करते हुए नहीं देखा होगा। क्यों भाई, मैं पब्लिक में हूं, आम आदमी हूं। पब्लिक में जब आप पब्लिक मैन हो जाते हैं ना, तो गाली खाना फिर आपके लिए, यू हैव टू बेयर इट, यू डोंट नीड टू रिएक्ट। रीजन इज, आप अपना काम करिए ना। मेरे एक दोस्त हैं वकील, जब भी कोई मसला बने तो मैं वकील साहब को फोन करके ये कहता हूं कि वकील साहब करें केस, वकील साहब आगे से कहते हैं कि जहर के घूंट पी जाओ, आगे बढ़ जाओ। यानी आप अपने काम पे फोकस करें। आप जब इन मामलों में पढ़ते हैं तो आपका फोकस हट जाता है। आपका काम क्या है एज एन एमएलए, वो पूरी डोडा ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपसे तवक्का रखती है, हमारी सड़क बनेगी, हमारा बिजली का ट्रांसफार्मर आएगा। अगर सब सेंटर गलत जगह बना, बनने दो, कोई बात नहीं, डिप्टी कमिश्नर साहब ने 2 साल रहना है, आपकी इनसे नहीं बनी, अगले डिप्टी कमिश्नर साहब आएंगे, उनसे आप क्या कहते हैं अपना राब्ता ठीक कीजिए। और दूसरा ये, एक और चीज हमारे समाज में क्यों हुई है मुझे समझ में नहीं आता। जो भी मेरे अब्बा जी, मतलब सारी दुनिया उनको जानती, बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन वो मुझे बार बार एक बात समझाते थे, कहते थे ये ईमानदारी कोई खास काबिलियत नहीं है हमारी, ये ईमानदारी कोई मतलब कोई, इट इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल। मैं कहता था क्यों? वो कहते थे ईमानदारी इसलिए कुछ स्पेशल नहीं क्योंकि हमको ईमानदार, हमारा डीएनए ही बनाता कि हम ईमानदार ही होना है हमको। भाई हम अगर धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, वो हमको क्या चाहते हैं हमसे कि हम ईमानदार रहें। तो ईमानदारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन ये है ईमानदार होकर आपने सिस्टम को ईमानदार बना दिया, और आप ईमानदार होकर जिस कुर्सी पर बैठे रहे, आपने वहां से कुछ कंट्रीब्यूट किया। आप सिस्टम में बैठे रहे ना, जहां सिस्टम में आप बैठे वहां से आपने कंट्रीब्यूट किया, वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो ईमानदार होना चाहिए। वो मैंने अपने पिताजी से सीखा। अब यहां परेशानी क्या है, जो ईमानदार है वो कहता है मैं गाली किसी को दे दूं चलेगा, मैं ईमानदार हूं बाकी सब चोर हैं, मैं ईमानदार हूं बाकी सारे ब्लैकमेलर हैं। तो ये जब आपकी जब आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, ये तरीका ठीक नहीं है। महराज मलिक की जहां तक, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम फॉर सर्टेन थिंग्स। नंबर 1, उसकी नीयत ईमानदार है अपने इलाके को लेकर, वो काम करना चाहता है अपने इलाके के लिए, उसका जज्बा है कि मैं अपने इलाके की भलाई करूं,
उसका जज्बा है कि मैं साफ सुथरा एक सिस्टम खड़ा करूं यहां पर, ये जज्बात हैं उस नौजवान में। लेकिन मामला यह है कि जज्बात से बात बनती नहीं जब तक आपका लहजा, आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग, आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि दुश्मन भी ये कहे, या दुश्मन तो वैसे सियासत में कोई होता ही नहीं, सिर्फ आपके सियासी हरीफ होते हैं, सियासत में आपके हरीफ होते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिकेट टीमें हैं, दो क्रिकेट टीमों के बीच में मैच है, तो क्या वो दुश्मन है एक दूसरे की? नहीं, वो दो क्रिकेट टीमें खेल रही हैं आपस में, एक जीतेगा एक हारेगा, तो आपके हरीफ हैं वो। हरीफों का भी दिल जीतना, ये कमाल है कुछ एमएलए का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एमएलए हैं, आप मानेंगे कि पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कई डिप्टी कमिश्नरों से, कई कमिश्नर सेक्रेटरी से मैंने सुना है कि फला नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए जब हमारे पास किसी काम के लिए आता, हम मना नहीं कर पाते। मैंने कहा जी क्यों? उनने कहा यार उसका अंदाज ही बात करने का ऐसा, हम कहते हैं जनाब बताओ आपका क्या काम है, हम करेंगे। बिकॉज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं, इस देश में आप सम्मान किसी को भी दीजिए, आप इज्जत किसी की भी कीजिए, वो 4 कदम आपके लिए चलने के लिए तैयार हो जाता है। आप मान सम्मान के साथ बात करेंगे तो लोग कहते हैं जी मैं 4 कदम इसके लिए और आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए आई थिंक दीज आर सर्टेन थिंग्स। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा, उसे इतने बड़े इलेक्टोरेट ने चुना है, उसने इलेक्शन लड़ी है, जीती है, सो मुझसे ज्यादा वो जानता है कि यहाँ की पब्लिक को क्या चाहिए। पर मेरी अपनी राय, जो मैं डोडा को समझता हूं, ये वही डोडा है जिस डोडा के एमएलए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एमएलए रहे हैं। ये वही डोडा है जिस डोडा से अब्दुल मजीद कि कोई भी आदमी आए मोहब्बत और शफकत के साथ उन्होंने उसको गले लगा लेना। अताउल्लाह सोहरवर्दी का तर्ज बयान, उसके बाद मैं कहता हूं जब तक पता नहीं अब डोडा में कब ऐसा कोई वक्त आएगा, ऐसा कोई दौर आएगा, लेकिन जो तर्ज बयान और जो तकरीर का अंदाज मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी का था, शायद ही किसी के पास वो तकरीर का अंदाज होगा। और पीछे चले जाइए डोडा में तो वानी साहब, घट के वानी साहब, वो जिस तरीके से लोगों के काम कराया करते थे उसकी भी कोई मिसाल आपको नहीं मिली। थोड़ी देर के लिए एमएलए रहे, कंट्रोवर्सी बीच में क्या कहते हैं उनके एमएलए शिप को लेकर एक लीगल मामला भी बना, लेकिन वो भी मिसाली किरदार थे। लस्सा वानी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कितना बड़ा किरदार थे और किस तरीके से वो लोगों के काम कराया करते थे। इसी तरीके से डोडा के एक और एमएलए हैं, मेरे जहन से उनका नाम जा रहा है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बुजुर्गवार भी ऐसे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा होने के साथ उन्होंने, इट इज नॉट अबाउट व्हाट, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन तो रहता ही रहता है जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत भी लोगों के बीच में जिंदा रहनी चाहिए। जबान की तासीर आपकी शख्सियत, जैसे पुंछ के जीएम जान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आज नहीं है हमारे बीच में। एजाज जान कितना भी बड़ा एमएलए बन जाए, कितना भी कमाल का एमएलए बन जाए, जीएम जान नहीं बन सकता। चौधरी मोहम्मद असलम के कैरेक्टर का और उनकी काबिलियत का और जो उनका खुलूस था, वो जो मर्जी कर ले उनके बेटे चौधरी मोहम्मद अकरम नहीं बन सकते चौधरी मोहम्मद असलम वो। इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला कितने बड़े लीडर बन जाएं, शेख अब्दुल्ला नहीं बन सकते, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं बन सकते। इसी तरीके से आप जम्मू की बात करें, आज जम्मू में लोग तलाश करते हैं, बताइए वैद विष्णु दत्त कोई दूसरा बना जम्मू में? आज तक नहीं बन सका कोई भी। अच्छा छोड़िए वो भी, जम्मू की बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं जिन्होंने जम्मू की राजनीति को बदलने का काम किया, और एक सपना देखा था कि कभी कोई दिन आएगा जब जम्मू के भी मंत्री होंगे, जब जम्मू के स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा, इतना कद्दावर लीडर जम्मू में दोबारा कोई नहीं बन सका। पंडित प्रेमनाथ डोगरा अभी भी कोई नहीं है, उनके कद के बराबर का लीडर कोई नहीं बना, ठीक है जी। उसके बाद डीडी ठाकुर आया, कोई डीडी ठाकुर दूसरा नहीं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप एमएलए महराज मलिक को एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है डोडा के लोगों की खिदमत करने का, डोडा के लोगों के काम करने का। उन्हें जिला का कमिश्नर हो, जिला का अफसर हो, आपके उनके साथ हो सकता है। और आपके लड़ाई झगड़ा क्या है? कोई जमीन तो नहीं बांटी है हरविंदर सिंह ने और महराज मलिक ने आपस में, कोई मरने की लड़ाई तो है नहीं उनकी। लड़ाई जिनके लिए वो आम लोग हैं ना, तो अगर आम लोगों की लड़ाई है और उसमें कोई मतभेद आपके और उनके हैं, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। ऐसे में आम आवाम को और मजीद परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती हैं। एमएलए डोडा ईस्ट मान लीजिए, अगर मैंने पहले ही आपको, इट्स अ टफ थिंग फॉर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? जैसा मैंने आपको कहा कि महराज मलिक के हक में मैं अभी देख रहा हूं कि कल कितने वकील कोर्ट में खड़े होंगे, अभी देख रहा हूं। यानी कि आइंदा दिनों में हम और वबाल जो है वो, अरे कई बार क्या होता है कि आप अपनी अक्लमंदी और अपनी दानिशमंदी से
कमाल कर जाते हैं, और किसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा कर देती है कि जो एक छोटा मोटा गली का लीडर होता है या जो एक छोटा मोटा एक इलाके का एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर होता है, उसको क्या कहते हैं, पूरी रियासत का लीडर बना देते हैं। ये कई बार ऐसा होता है। आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टुमारो, बट जो सिचुएशन है और जिस तरीके से मैंने उनका वकीलों के बीच में जो उनका रुतबा है या वकीलों के बीच में जो उनकी एक पहचान बनी है महराज मलिक की, मुझे ये लगता है कि इट विल बी अ बिट टफ फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आज फैसला लिया उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि 24 एफआईआर ऑलरेडी थी और आज नुक्से अमन का खतरा था वहां पर, इसके चलते हमने ये किया। और लंबे वक्त तक हम कंफर्म करने की कोशिश करते रहे कि आपने पीएसए लगाया है कि नहीं लगाया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म नहीं किया। तो इस वक्त जो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, अब कल या हो सकता है आज या कल परसों, 4 दिन बाद 10 दिन बाद देखना ये होगा कि कोर्ट में जो ये फैसला इन्होंने लिया है, इसको डोडा एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में कैसे जस्टिफाई करती है और किस तरीके से डोडा एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को कन्विंस करती है कि जो हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है वो सही लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा जितने भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट 5 अगस्त 2019 के नतीजे में लगे, सब क्वाश हो गए। यहां पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिनके ऊपर दहशतगर्दी को लेकर लगे या दहशतगर्दी की मदद करने को लेकर लगे, वो भी क्वाश हो गए। कोर्ट ने कहा जी आपके पास, अच्छा उसके बाद होता भी क्या है कि जब आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने लगते हैं ना, तो लिखते वक्त या फाइल बनाते वक्त भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप फाइल बना रहे हैं, वहां जब जज साहब आपसे पूछे अच्छा भाई आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों लगाया, आज ही क्यों लगाया, इसी वक्त क्यों लगा, और ये जो सरकारी मुलाजिम प्रोटेस्ट करने निकले हैं, आई थिंक व्हेन थिंग्स गो टू द कोर्ट, ये डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाएगा जी सरकारी मुलाजिम क्यों निकले। भाई आप जिले के मजिस्ट्रेट हैं, आप ऑल पावरफुल हैं, ठीक है ना, तो सरकार में दीज आर समथिंग्स। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जिले के कमिश्नर हो, जिले का कोई भी अफसर, छोटे से छोटा मुलाजिम, ये जुबान नहीं, छोटे से छोटा मुलाजिम भी जो ना वो इज्जत के लिए वहां पर है। मेरे अब्बा जी कभी कभी कहते थे, अगर मैं कभी किसी से साथ बहस करता या कुछ करता तो अब्बा जी मुझे कहा करते थे, ख्याल इस बात का किया करो कि तुम्हारा बाप भी क्लर्क है, वो भी कहीं कुर्सी पे बैठा होता है, अगर तुम्हारे बाप के साथ इतनी बदतमीजी कोई करेगा तुम झेलोगे। तो फिर मुझे एहसास हो नहीं अब्बा जी ठीक कह रहे हैं। तो फिर किसी के सफेद बाल अगर नजर आते तो हम थोड़ा सा एहतियात करते थे कि भाई बात करते वक्त या बहस मुबाहिसा करते वक्त इस हद से ना हम गुजर जाएं, एक हद से ना गुजर जाएं, क्योंकि हर एक आदमी घर से निकलता है इज्जत के लिए निकलता है। एक ट्रैफिक कांस्टेबल जो सड़क पे बेचारा खड़ा है, वो भी वहां अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट लेके खड़ा है, ठीक है जी। तो ये तो जिले के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जिले के एसएसपी हैं, बाकी अफसरान हैं। आपके मतभेद हों, आपके खतरनाक डिफरेंसेस हों, लेकिन डू नॉट रिजॉर्ट टू अ लैंग्वेज जो जुबान कोर्ट टेक्स इट, जो फैसला किया। बहुत शुक्रिया। ये देखना अब बाकी है कि जो ये तजाद छिड़ा है, जिसमें एमएलए डोडा या डीसी डोडा का जो तजाद था एक सब सेंटर को लेकर, जिसमें महराज मलिक की जानिब से एक नाजेबा जो है वो जबान इस्तेमाल की गई, अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और साइमा जी, इसमें थोड़ा सा मैं एक करेक्शन और करना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त भी डोडा से जो इतलात मुझे मौसूल हो रही हैं, वो यही मौसूल हो रही हैं कि डोडा में भी देखने को ये मिल रहा है कि वहां भी जो वकला हजरात हैं वो भी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कल भी और आज भी अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के हक में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बाज़ाब्ता उन लोगों ने नारेबाजी की है, सब कुछ किया है। तो ये चीजें भी दे आर ऑल्सो इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग। सो लॉ एंड ऑर्डर इज सीन इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो मेरी यही इस्तदा रहेगी, गुजारिश रहेगी कि व्हेन यू आर एन इंस्टीट्यूशन, जब आप एक इंस्टीट्यूशन है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, इंडिविजुअल की नहीं है, आपके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जिले में वो माहौल बनाएं जिस माहौल में जिले का कमिश्नर हो, जिले का थानेदार हो, जिले का एसएसपी हो, वो ये महसूस करे कि यार कोई कमाल का आदमी। क्योंकि इस कॉन्फ्रंट्रेशन से, इस लड़ाई झगड़े से कुछ निकलने वाला नहीं है, कुछ निकलने वाला नहीं है। ये थोड़ी देर और आप आगे बढ़ेंगे, 5 साल के बाद आपको दोबारा इंतखाबात में उतरना है, लेकिन जिले का जो कमिश्नर आज है उसने कल कमिश्नर सेक्रेटरी होना है कहीं पर, जिले का जो आज एसएसपी उसने कहीं डीआईजी होना है या आईजीपी होना है। तो हम इस बात का ख्याल करें कि हम उस समाज का हिस्सा है जहां हमें इनके पास आते जाते
बार बार चक्कर लगाना, बार बार, और ये हमारे समाज का हिस्सा है, ये कोई लोग बाहर से तो नहीं आए, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। सो जब इन लोगों को लेकर हम इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है इट इज नॉट जस्ट, ये बेसिकली जो उनके मद्दाह हैं, जो महराज मलिक के मद्दाह हैं, जो उनके फैन हैं, जो उनको बड़ा मानते हैं, वो भी अपनी जगह कहते हैं कि नहीं बाकी सब ठीक है, आपकी लड़ाइयां ठीक, आपका झगड़ा ठीक, आपका जज्बा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जो जुबान आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद यही नहीं, आप एमएलए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैंने देखा किसी नौजवान के साथ, शायद वो किसी सियासी जमात के साथ जुड़ा हुआ नौजवान, उसके साथ भी जो है वो थोड़ी सी उनकी बहस हो रही है। तो नहीं, दिस इज नॉट, यू आर एन इंस्टीट्यूशन। आप एमएलए देखिए, एमएलए की ताकत कितनी है। एक एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जब बनता है, उसका असली काम जानते हैं क्या है? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कानून बनाना। तो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है? कानून बनाना। आप कानूनदान है, छोटे आदमी नहीं है। और कौन सा कानून बनाना? आइन किसने बनाया? ये ब्यूरोक्रेट्स ने इसमें मेहनत जरूर की होगी, लेकिन इस आइन के बनते वक्त पार्लियामेंट में लंबी लंबी डिबेटें, आइन की एक एक नुक्ते पर बहस किसने की? मेंबर पार्लियामेंटों ने। उन्होंने आइन तैयार किया। आइन की इंप्लीमेंटेशन ये बाबू लोग करते हैं जो जिलों में हैं या डिविजनों में हैं। उनकी इंप्लीमेंटेशन, इस कानून की इंप्लीमेंटेशन उन्हें करनी है। तो आप तो कानून बनाने वाले हैं। आपको अगर नजर आ रहा है कि सब सेंटर के मामले में या किसी और मामले में आपको कोई कानून में कमी नजर आ रही है, तो कानून बनाइए ना, कानून में रद्दोबदल करिए ना, तब्दीली कीजिए ना कानून में। और एज एन एमएलए आपके पास इख्तियारात कितने हैं, उसको पढ़ नजर एमएलए का कानून क्या कहता है, कवानीन जो एमएलए के पास है। आप कहां, और आप देखिए, ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एमएलए के पास एक कमिटी होती है, उसको कहते हैं प्रिविलेजेस कमिटी, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। उस कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के सामने कुछ नहीं करना था एमएलए साहब को। अगर इन्हें लगा एमएलए डोडा ईस्ट को, अगर उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी बात नहीं मानी गई या उनके साथ ज्यादती की जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो जो कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है उसके सामने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन लेकर जा सकते थे, और आपको जिले के कमिश्नर के पास नहीं जाना पड़ता। वो प्रिविलेजेस कमिटी जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस आप वहां पर दे देते। और मैंने देखा है कि जब स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली की उस प्रिविलेज कमिटी ऑन प्रिविलेजेस के सामने अफसर आते हैं तो हालत क्या करते हैं एमएलए उनकी, वहां पता चलता है एमएलए को कि उसकी पावर क्या, उसकी ताकत क्या है। उतना ही नहीं, कमिटी ऑन पिटिशंस, आप पिटिशन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास कितने इख्तियारात और हैं, वो स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली बड़े काबिल लायक आदमी अब्दुल राथर वो आपको बताएंगे कि आपके इख्तियारात कितने हैं, आप कितने ताकतवर आदमी हैं। तो इतने सारे अगर वसाइल आपके पास हैं और आप कानून बनाने वाले हैं, यानी आज जिस कानून का इस्तेमाल करके महराज मलिक को बुक किया गया है, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1977 के बाद जब वो दोबारा बरसर इख्तियार आए, उन्होंने जंगल चोरों के लिए कानून लाया था कि भाई जंगल की जो लकड़ी चोरी करते हैं उनके लिए कानून लाया गया था कि भाई उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने सियासी हरीफों के ऊपर किया। अब उसी कानून का इस्तेमाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो महराज मलिक के ऊपर कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कानून बनाने वाले हैं, ये कानून भी उसी लेजिस्लेटिव असेंबली से आया है जिसका हिस्सा आज महराज मलिक है। ठीक है ना जी? तो कहने का मतलब ये है आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लेजिस्लेटर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट योर पावर्स आर, नंबर वन। नंबर टू, अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, कई लोग कहते हैं जी कि जी क्या फर्क पड़ता है। देखो फर्क क्या पड़ता है, सिस्टम से एक अच्छा आदमी बाहर निकल जाए ना, आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। आप नहीं समझते कि आपके जाने से वो जो कल तक एक आदमी था जिसको आपसे आस थी कि आपकी वजह से होगा, अब वो कहां जाएगा? उसको तलाश तो करना है कहीं। और उसके बाद ये भी समझिएगा, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं इनकी भी एक अपनी दुनिया है, इनका भी अपना एक क्या कहते हैं, ये ना सोचें कि आईएएस ऑफिसर्स कनेक्टेड नहीं, इंटरकनेक्टेड नहीं है। सब आईएएस ऑफिसर आपस में ऐसे हैं, इनकी भी एक अपनी बिरादरी है। अब आप सोचिए, आपने आज डीसी डोडा हरविंदर सिंह के साथ ये मामला किया है, आपने तमाम आईएएस ऑफिसर्स को नाराज कर दिया है, सबको नाराज कर। कोई भी आईएएस ऑफिसर आप सोचेंगे आइसोलेशन में सोचता है, नहीं, वो ये सोचता आज हरविंदर के साथ हुआ, कल मेरे साथ हो सकता है। सो यू शुड
नेवर सी थिंग्स इन आइसोलेशन, ऑलवेज सी कि ये सारे मामला आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा, पीएसए किसी लीडर के लिए, एमएलए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। उमर अब्दुल्ला के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, क्या कहते हैं, इतने सारे एमएलए के ऊपर लगा। और वैसे भी नेताओं को लेकर तो ये अच्छा, वो एक मैंने कल एक सुना भी था बिहार का, वो बिहार में किसी ने किसी से पूछा, नेता से कहा कि भाई नेताजी क्या कहते हैं, जेल को लेकर कहा गया कि भाई जेल, फलाना लीडर जो है वो जेल गया है इतनी बारी, तो उसने कहा जब तक जेब में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। तो ये लीडर को लेकर तो ये चीजें होती रहती हैं। पर मुझे बड़ा जाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ जब उन्होंने जो जुबान उन्होंने हरविंदर सिंह के लिए, जो डीसी डोडा है उनके लिए इस्तेमाल, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हरविंदर सिंह जब आईएएस सिविल सर्विस उनकी क्वालिफाई हुई, कोइंसिडेंटली बड़ा कुदरती हुआ ये कि जब उनका सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई हुआ और वो आईएएस अफसर बने, उसका उनका इंटरव्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन में किया। हमारे साथ तवलीन कौर तब काम किया करती थी, तो तवलीन कौर जो है उन्होंने उनका बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया हरविंदर सिंह का। शरीफुन नफ्स, और उनके घर वालों से भी मैं मिला, उनके अम्मी और उनके अब्बा से, उनके परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात तब हुई। बड़ा शरीफुन नफ्स परिवार से ताल्लुक रखने वाले, बड़ा डाउन टू अर्थ। जब भी मुलाकात करने के लिए कभी डोडा गए तो मैंने कभी उनको वो ब्यूरोक्रेटिक जबान इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मैंने उनको हमेशा देखा कि बड़ा लो की, बड़ा लो प्रोफाइल, और बड़ा मतलब हर एक के साथ की भाई बिरादरी उस तरीके की। तो मुझे कभी नहीं लगा उन्हें देखकर कि इस शख्स के साथ कोई आर्गुमेंट बनता है किसी भी बात पर। बड़ी बार स्ट्रेट लाइन ने खबरें चलाई जिससे एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हुई, और मैंने कभी नहीं देखा कि फोन पर उन्होंने कोई तल्ख रवैया इस्तेमाल किया होगा, या कभी बात हुई होगी या कुछ कहा होगा कि फला खबर आपने चलाई वो ठीक नहीं थी। तो मैंने कभी नहीं देखा उनको ये सब चीजें करते हुए। तो वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट कि आपने एक ऐसे ऑफिसर के साथ ये सारा मामला बनाया जिस ऑफिसर की इमेज भी ऐसी नहीं। तो जो टेक ऑन करने वाला मामला, जैसे पहले, इससे पहले जो अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है विशेष पॉल महाजन, तो वो टेक ऑन करने वाले आदमी थे कि मतलब वो बिल्कुल मीडिया में आके चार बातें सुना भी जाते। तो हरविंदर का ऐसा हुआ, आईएएस ऑफिसर अलग एक मिजाज का, अलग एक तबीयत का है कि ठीक है भाई आराम से सारी चीजें हो जाएं। मैंने उनको एक बार उनका वीडियो कहीं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी बच्चे से बात कर रहे थे, वो बच्चा उनके डीसी ऑफिस के बाहर पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अंदर फोन लगा रहा है, हेलो डीसी साहब मुझे बताइए ये, मुझे बताइए। डीसी फोन उसका भी उठा रहा है। नॉर्मली मैंने आईएएस अफसरों को ऐसा कर, तो ये जो नई आईएएस अफसरों की ये जो नई ब्रीड जम्मू कश्मीर में आई है, इनमें से मोस्टली आईएएस अफसर ऐसे ही हैं कि आप फोन करेंगे तो फौरन रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आईएएस ऑफिसर क्या कहते हैं, इतना सब कुछ अपने आप को लेकर, चलो आप ऑफिसर को लेकर कुछ कह देते तो शायद वो झेल भी लेता, लेकिन आपने परिवार को लेकर कहा, आपने फैमिली को लेकर कहा, आपने उनके पिताजी को लेकर कहा, मतलब इट डजंट मतलब मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं क्यों अपने बाप के लिए गाली सुनूं? मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं क्यों अपनी, क्योंकि उनका कोई कसूर ही नहीं ना, उन्होंने मुझे जर्नलिस्ट थोड़ी बनाया। मैंने तय किया कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मैंने तय किया मुझे आईएएस अफसर बनना है, और मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार ने डोडा डीसी पोस्ट किया, मैं खुद तो पोस्ट नहीं ना हुआ वहां पर। तो अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ने मुझे पोस्ट किया, सरकार को कोसिए ना, परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए था। आई थिंक वो ज्यादा हो गया, और अगर ऐसा हुआ भी था, ही शुड हैव सिंपली रिमूव दैट वीडियो फ्रॉम हिज सोशल मीडिया। इट वॉज नॉट इन गुड टेस्ट, इट वॉज नॉट एट ऑल इन गुड टेस्ट। बट जैसे मैंने आपको कहा, इवन आफ्टर सेइंग ऑल दीज थिंग्स, जो हक है वो बात करने के बावजूद, इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कल अब देखेंगे, क्योंकि अभी तो मामला बना है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, लेट अस सी हाउ द थिंग्स गो। और स्टेट लाइन पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले के तमाम पहलू, कि उनके इलाके के लोग क्या कह रहे हैं वो भी स्ट्रेट लाइन पर लोगों को देखने को मिलेगा, उनके मद्दाह क्या कह रहे हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है वो भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमाम पहलू जो इस वक्त पीएसए जो महराज मलिक पर लगाया गया है, जिसके तहत उन्हें बुक किया गया है, उन पर बात जो है वो हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। लेकिन वहीं पर अब देखना बाकी ये है कि आइंदा दिनों में इस पीएसए की कार्रवाई करते हुए या इस पीएसए के रिएक्शन में आम आवाम या वो मद्दा जो महराज मलिक को बहुत सराहते हैं, जो इनकी बहुत सारी तवक्कात जो हैं वो महराज मलिक से हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहता है, और उसके साथ ही जिला इंतजामिया जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाती है।